नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले चलते हैं हम कल के प्रश्नों की तरफ। कल का सबसे पहला प्रश्न है, मातृत्व मृत्यु दर यानी एमएमआर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। तो सबसे पहला कथन है इसमें, प्रति 1000 जीवित शिशुओं के जन्म या 42 दिन के भीतर होने वाली माता की मृत्यु है ये एमएमआर। तो यहाँ पर 1000 जीवित शिशु नहीं बल्कि 1 लाख जो है जीवित शिशुओं का जो जन्म होता है उन पे कितनी माताओं की मृत्यु हुई है उसको कहते हैं एमएमआर। एसआरएस आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2016 के मध्य में एमएमआर 113 रहा था। ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह हमारा केवल 2 यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केस दल बदल कानून से संबंधित है। तो किहोतो होलोहान केस 1992 में आया था, ये आपका दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फरजाद गैस फील्ड किस देश में स्थित है। ये ईरान की गैस फील्ड है जिसको अभी जो है इंडिया को मिलना था। ओवीएल कंपनी जो इंडिया की है उसको टेंडर्स का मिलना था लेकिन कैंसिल हो गया है। अब हम चलेंगे अपने आज के न्यूज़पेपर की तरफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें है, सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डिस्कस करेंगे, तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ी है उसको हम डिस्कस करेंगे, और यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग में मोदी जी ने कहा है उसको हम देखेंगे। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखेंगे। बहुआयामी गरीबी सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आप इससे उम्मीद कर सकते हैं आने वाले इस वर्ष में परीक्षाओं जो भी होंगी उनमें से एक प्रश्न इसमें से मान के चलिए आप पूछा जा सकता है। अगला इसमें है, तालिबान डील, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 और जाइकोड विद वैक्सीन। तो इन सब चीज़ों को अभी हम न्यूज़पेपर में डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नो टू अल्टरनेटिव वेज ऑफ क्रीमेशन प्ली। तो अभी जो है इसमें क्या बताया गया है, एनजीटी ने कहा है कि जो क्रीमेशन है यानी कि एनजीटी क्या है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इस राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो अभी जो है इस पर एक याचिका इसमें दायर की गई है जिसमें कहा गया कि जो आपका सामान्य रूप से जो क्रीमेशन होता है यानी डेड बॉडीज़ को जलाई जाती है, लकड़ियों को प्रयोग होता है, उससे काफ़ी प्रदूषण होता है। तो इसको जो है इस तरीक़े को बदला जाए, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और सामान्य रूप से यानी लकड़ियाँ जला के इस तरह बॉडीज़ को ना जलाई जाए, कोई और माध्यम चुना जाए। तो एनजीटी ने कहा है कि इस पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि ये एनजीटी के अंतर्गत मामला नहीं है। ये जो है चीज़ें मतलब जैसे धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ है और इस पर हस्तक्षेप करने से जो है एनजीटी ने मना कर दिया। तो एनजीटी क्या हम जानेंगे, एनजीटी का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसका कार्य क्या है, ये जो भी पर्यावरण संबंधी मामले हैं उस जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया या फिर पेड़ों की कटाई हो गई, इन सब चीज़ों में जो भी संबंधित मामले रहेंगे उनके लिए सुनवाई करने के लिए एक अधिकरण गठन किया गया है। तो ये चीज़ अभी वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। तो ये एनजीटी काफ़ी सक्रिय रहती है, हम कई बार इसको डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रश्न आप मान के चलिए पूछा जा सकता है, एकदम प्रश्न संभावित है। अगली न्यूज़ हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, ये सब लोकल न्यूज़ है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ आपकी आ जाती है, एट यूएन मीटिंग मोदी कॉल्स फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। तो अभी जो है यूएन की एक बॉडी है जो यूएन की मुख्यतः 6 ऑर्गन्स है, प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक प्रमुख अंग है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक बोलते हैं इसमें। तो अभी इसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसी के संबंध में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। उस मीटिंग का जो विषय था, मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूएन डू वी नीड एट 75th एनिवर्सरी। तो जो यूएन के 75 वर्ष पूरे होंगे तो हम किस तरह के यूनाइटेड नेशंस प्राप्त करेंगे, इस तरह इस चीज़ में इसकी मीटिंग थी। तो अभी इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के समेत अन्य एंटोनियो गुटेरेस जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सिक्योरिटी जनरल हैं, और नॉर्वेजियन के प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, ये सभी इसमें शामिल हुए मीटिंग में। तो मोदी जी ने बताया कि कैसे कोविड-19 के दौरान भारत ने लगभग 150 से ज़्यादा देशों को जो है दवाएं उपलब्ध कराई, खास करके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काफ़ी जो है जो इसकी काफ़ी डिमांड थी, भारत ने इसको काफ़ी सप्लाई किया। और सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड भी इस्टेब्लिश किया। और बताया उन्होंने किस तरह से $300 बिलियन का कंट्री में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत $300 बिलियन का इकोनॉमिक पैकेज जो है डिलीवर करने की बात की है। और रिकवरी रेट भी इंडिया की काफ़ी अच्छी है। तो इन सभी चीज़ों को बताया है। और बताया है मोदी जी ने कि रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म की आवश्यकता है विश्व में। तो रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म क्या है, तो मल्टीलैटरलिज्म क्या है हम देखेंगे। तो मल्टीलैटरलिज्म का मतलब क्या होता है कि जो विश्व का जो नियंत्रण हो किसी एक देश के हाथ में ना हो। जैसे अभी देखिए स्थितियाँ कुछ दिन पहले अमेरिका के हाथ में थी, लेकिन अभी जो है अमेरिका और चीन भी एक धुरी की तरफ दिख रहा था, यानी विश्व ध्रुव में या ध्रुवों में ना विभाजित हो बल्कि उसके कई ध्रुव हों विश्व के।
तो इससे क्या रहेगा, जब कई शक्तियाँ रहेंगी तो आपस में कभी विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं होगी, एक शक्तियाँ दूसरी शक्तियों को काउंटर करती रहेगी और इससे सब विश्व में शांति बनी रहेगी। तो इसी को रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म बोला गया है। इसकी काफ़ी जो है एडवोकेसी करते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे। अगली जो है न्यूज़ है, 9 पार्टीज़ अगेंस्ट डिजिटल कैंपेन इन बिहार। तो बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उसी के अंतर्गत 9 पार्टियों ने, विपक्षी पार्टियों ने बिहार चुनाव में जो डिजिटल कैंपेन को अलाउ किया गया है, बोला गया है कि सामान्य स्तर से कैंपेन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि डिजिटली कैंपेन करेंगे आप। तो उसको खिलाफ जो है एक मीटिंग कर रही है। इसमें बताया है कि जैसे इन्होंने कहा है कि जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने बताया है कि बिहार में केवल 34% वोटर्स के पास स्मार्टफोन है, तो हम कैसे सभी वोटर्स तक अपना कैंपेन कर पाएंगे। तो ये चीज़ बताई गई है। अगली न्यूज़ है, 270 मिलियन इंडियंस लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी बाय यूपीए। तो हालांकि इसमें इस न्यूज़ में पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन हम अपने काम की न्यूज़ से निकालेंगे। तो इसमें बताया जा रहा है न्यूज़ में कि जो यूपीए सरकार है, यानी जो कांग्रेस के गठबंधन सरकार थी केंद्र में इससे पहले, उसने 270 मिलियन इंडियंस को जो है गरीबी रेखा से निकाला है। तो एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, उसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इस यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसको पब्लिश कौन करता है, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट काउंसिल यूएनडीपी के साथ मिलकर ये पब्लिश करती है। तो इसने बताया है कि जो कैसे 270 मिलियन इंडियंस को जो है, जो यूपीए का कार्यकाल था उसके दौरान जो है गरीबी रेखा से निकाला गया है। तो हमने देखा यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इसमें 10 मानक निर्धारित किए जाते हैं। उन 10 मानकों में से यदि कोई भी व्यक्ति 3 से अधिक मानक पर जो है खरा नहीं उतरता है तो उसको गरीब मान लिया जाता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल पुअर है, यानी कि बहुआयामी, कई दृष्टियों से वो पुअर है। तो इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि किसी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए काफ़ी गौर से इसको आप ध्यान देंगे। अगली जो विद फ्यूअर कन्फर्मेटरी केसेस दिल्लीज टेस्टिंग स्ट्रेटजी अंडर फायर। तो दिल्ली में टेस्टिंग काफ़ी बढ़ा दी गई है, लेकिन जो कन्फर्मेशन आ रहे हैं, जैसे कि आप समझिए कि अगर प्रतिदिन 50,000 केस आ रहे हैं, लेकिन कन्फर्म 50,000 टेस्टिंग हो रही है, लेकिन कन्फर्म केवल 500 हो रहे हैं, तो इसका मतलब लगभग 49,500 किट्स तो बेकार हो रही हैं। आपको आइडिया ही नहीं कौन आदमी संभावित पेशेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है उसकी रेटिंग काफ़ी दिल्ली में कम है, जिसकी जितनी टेस्टिंग कराई जा रही है उसकी तुलना में कन्फर्मेशन काफ़ी कम आ रहा है। तो इसका मतलब कि ब्लाइंडली टेस्ट कराए जा रहे हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। अगली न्यूज़, एयर फ्रांस अलाउड टू रिज्यूम फ्लाइट्स। तो जो फ्रांस की एयरलाइन है एयर फ्रांस, उसको जो है अभी इंडिया से एयरलाइन मतलब 28 फ़्लाइट्स जो है जारी करने की अलाउ कर दिया गया है। इससे पहले जो भी लॉकडाउन के दौरान जो है भारत ने सभी फ़्लाइटों को बंद कर दिया था, लेकिन वंदे भारत फ़्लाइट चल रही थी, जिसके बाद अन्य देशों ने जो है विरोध जताया कि भाई आप तो अपनी फ़्लाइट्स चला रहे हो, आपकी फ़्लाइट्स को इनकम हो रही है, हमारी फ़्लाइट्स को बैन किए हुए हो। तो उसके बाद अभी इंडिया ने, इसके पहले भी यूएसए और यूएई की फ़्लाइट्स को अलाउ कर दिया गया था। अब फ्रांस तीसरा देश है जिसके साथ ट्रैवल बबल के माध्यम से इन्होंने इसको अलाउ कर दिया है। ट्रैवल बबल हमने कल भी देखा था। अगली जो ड्राफ्ट EIA गिव्स लाइसेंस फॉर वायलेशंस। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है CPIM, उसने बताया है, उसने जो EIA नई गाइडलाइंस जारी होने वाली हैं उसका विरोध किया है। तो हम सबसे पहले जानेंगे EIA क्या है। EIA है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण प्रभाव आकलन। तो ये क्या करता है, जैसे कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई नया नहर, कोई नया बिल्डिंग या कोई नई प्रोजेक्ट जो भी स्टार्ट होने वाला है इंडस्ट्री, तो उसके लिए देखा जाता है कि जो भी आप निर्माण करेंगे, जो भी चीज़ें नई बना रहे हैं, उससे पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कितने पेड़ काटने पड़ रहे हैं, कितने वनों को काटना पड़ रहा है, कौन सी नदी प्रभावित हो रही है या कितने लोगों को प्रभावित हो रही है, यानी पर्यावरण पर किसी भी प्रकार से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कितना प्रभाव हो रहा है। तो ये आकलन किया जाता है। ये आकलन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत होता है। इसके लिए सर्टेन गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। तो अभी जो पर्यावरण प्रभाव आकलन होता था किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो 2006 गाइडलाइंस पर होता था, लेकिन अभी इन गाइडलाइंस को संशोधन करके नई गाइडलाइंस 2020 की गाइडलाइंस जारी करने की बात की जा रही है, जिसका जो ड्राफ्ट था गाइडलाइन उसको पब्लिक डोमेन में रखा गया। तो उस गाइडलाइन में जो परिवर्तन किया गया है, इस गाइडलाइन में ये भी होता है कि जो भी पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाएगा किसी इंडस्ट्री का या किसी प्रोजेक्ट का, तो जो वहाँ के लोकल लोग रहेंगे उनकी राय मशवरा भी ली जाएगी। अगर उनको कोई आपत्ति, कोई शिकायत है, तो शिकायत करने का मौका भी दिया जाएगा। तो जो भी नई गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में जो शिकायत करने का मौका है वो काफ़ी कम कर दिया गया है।
इससे क्या कहा जा रहा है कि लोगों को काफ़ी कम भागीदारी मिलेगी। तो इसका काफ़ी विरोध किया है जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। और ये भी बोल रहे हैं इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होंगे, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मुख्यतः पर्यावरण पर ज़्यादा आश्रित रहते हैं, वो काफ़ी प्रभावित होंगे। तो ये चीज़ हमने देखा पर्यावरण प्रभाव आकलन के संबंध में। अगली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज प्ली फॉर सिंगल कुरिकुलम। तो जैसे कि 2 बोर्ड्स होते हैं इंग्लिश मीडियम के, मेनली ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड। तो इसमें एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। ये कहा उन्होंने उसमें, याचिका ने बोला कि 1 नेशन 1 बोर्ड होना चाहिए, यानी कि जब एक ही राष्ट्र है तो 2 बोर्ड क्यों हैं, CBSE और ICSE को मर्ज कर दिया जाए। तो CBSE ने ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का मैटर है, ये सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड नहीं करेगी कि 2 को मर्ज करना चाहिए कि नहीं मर्ज करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का मैटर है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगली न्यूज़ है, नेपाल टू एक्सप्लोर आर्कियोलॉजिकल साइट। तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं, उन्होंने कहा था कि जो असली अयोध्या है वो भारत में नहीं है बल्कि नेपाल में है, बीरगंज ज़िले के पास है। तो उसके बाद काफ़ी जो है विवाद हुआ था और भारत में भी काफ़ी विरोध हुए थे इसके। तो अभी क्या हुआ है कि उन्होंने वहाँ पे नेपाल की जो आर्कियोलॉजिकल टीम है वो जाके सर्वे करेगी, रिसर्च करेगी। जो थोड़ी जगह है बीरगंज ज़िले में, बीरगंज क्षेत्र में, वहाँ पर रिसर्च करेगी और उसको मतलब सत्यापित करने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर है। तो ये बात बताई जा रही है। अगली न्यूज़, IITs टू रिलैक्स क्राइटेरिया फॉर एडमिशन्स ड्यू टू कैंसल्ड बोर्ड एग्जामिनेशंस। जो हमारी IIT कॉलेजेस होते हैं उनका एक क्राइटेरिया ये भी होता है एडमिशन लेने का कि पहली बात तो आप IIT एग्जामिनेशन क्वालिफाई करिए, उसके साथ ही जो 12वीं के एग्ज़ाम में न्यूनतम आपका 75% से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर जो भी टॉप 20 परसेंटाइल्स में आपका नाम होना चाहिए। तो लेकिन अभी जो 12th का एग्जामिनेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया है, सभी बोर्ड्स का, सारे सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन भी नहीं हो पाया है, तो ऐसे रैंडम क्राइटेरिया पे जैसे जो भी एग्ज़ाम्स हुए उनके आधार पर नंबर दे दिए गए हैं। तो इसीलिए अभी IIT ने जो ये 75% न्यूनतम 12वीं में पाने का जो मानक था इसको ख़त्म कर दिया है और बोला है कोई भी जो सिंपली 12वां पास हो वो IIT एग्ज़ाम दे सकता है और एडमिशन ले सकता है। तो इस मानक को ख़त्म कर दिया है अभी इसको देखते हुए। अब हम चलेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ हमारी है, US ऑफिशियल्स हैव लॉस्ट देयर माइंड्स चाइना। तो जैसे US के ऑफिशियल्स ने चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है CPC, उसके सभी मेंबर्स पर ट्रैवल बैन लगा दिया है USA के लिए। तो वही चाइना ने उसको मतलब उसका जवाब देते हुए कहा है US के जो ऑफिशियल्स हैं उनका जो है दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग की हालत, मतलब जाहिर सी बात है, बातों का भी युद्ध चलता रहेगा। अगली न्यूज़, तालिबान मेक्स बिग चेंजेस अहेड ऑफ टॉक्स विद काबुल। तो तालिबान क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे तालिबान पहले एक आतंकवादी संगठन था जो काफ़ी अभी भी जो है काफ़ी हिंसात्मक रूप लेता रहता है, लेकिन ये राजनीतिक हिस्सेदारी भी चाहता है। अफ़गानिस्तान का ये एक संगठन है। तो अभी क्या हुआ है कि अफ़गानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए तालिबान की अमेरिका से एक डील हुई थी, दोहा यानी कतर की जो राजधानी है दोहा में। तो वहाँ पे शांति डील जो हुई थी, शांति वार्ता हुई थी, उसके अंतर्गत तालिबान के भी कुछ लोग थे और अमेरिका के भी लोग थे। तो उसमें ये निर्णय हुआ था कि अमेरिका धीरे धीरे अपने सैनिकों को वापस बाहर ले जाएगा, अफ़गानिस्तान से हटा लेगा, और साथ ही अफ़गानिस्तान की जो सरकार है उससे जो है अफ़गान यानी जो तालिबान है वो बात करेगी और शांति बहाल करके एक शांति रूप से सरकार स्थापित करके जो भी मार्ग निकलेगा, रास्ता निकलेगा, उस पर अफ़गानिस्तान की शांति जो है उससे कायम की जाएगी। तो अभी जो है जो इसी शांति वार्ता के अंतर्गत जो काबुल में जो तालिबान है वो अफ़गानिस्तान सरकार से बात करने जा रही है। तो उसमें इन्होंने बताया है कि कुछ बदलाव किए हैं, जो लीडर्स हैं, जो भी वार्तालाप की जो समूह होगा उस समूह में कुछ सीनियर लीडर्स को डाला है और जो इनकी मिलिट्री कमांडर उनको भी बदलाव किया है। तो काफ़ी संकेत अच्छा मिल रहा है कि सीनियर लीडर्स को भी डालने का मतलब ये हुआ वार्तालाप समूह में कि इसको काफ़ी गंभीरता से तालिबान ले रहा है वार्तालाप, और इससे उम्मीद की जाती है कि जल्द ही अफ़गानिस्तान में शांति बहाल होगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसको आपको न्यूज़ को ट्रैक करते रहना है। अगली न्यूज़, यूनाइटेड नेशंस ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान तालिबान लीडर नूर वली महसूद। तो पाकिस्तान में जो तालिबान के नेता हैं नूर वली महसूद, इनको एक ये संगठन के लीडर भी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये काफ़ी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाई गई, आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग में पहुंचा रही थी। इसी की वजह से इनको यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी, इसको अलकायदा सैंक्शंस कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कमेटी ने इनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, यानी ब्लैकलिस्ट कर दिया है, यानी कि ये जो भी हैं ये लीगल आदमी नहीं है, ये अनैतिक व्यक्ति है। इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस ने मतलब सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो हमको ये ध्यान देना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 कमेटी क्या है, इसको अलकायदा सैंक्शंस कमेटी भी कहते हैं। ये आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है।
अब हम अगली न्यूज़ देखेंगे। हांगकांग डिमांड्स ताइवान ऑफिशियल्स साइन वन चाइना डॉक्यूमेंट। तो जो हांगकांग है, हांगकांग के लिए अभी एक नया सिक्योरिटी लॉ लाया था चाइना ने। तो अभी हांगकांग के ऑफिशियल्स ने जो ताइवान के लोग हैं, जो ताइवान के लोग हांगकांग में रहते हैं, ऑफिशियल रहते हैं, उनसे कहा है कि भाई आपको हम तभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपसे ऑफिशियली तभी रिलेशंस रखेंगे कि जब तक आप वन चाइना डॉक्यूमेंट नहीं साइन कर देते हो। वन चाइना का मतलब क्या हुआ है? ताइवान अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है, लेकिन चाइना कहता है ताइवान चाइना का ही हिस्सा है। तो अभी चाइना ये दबाव डालने का प्रयास कर रहा है हांगकांग के ऑफिसर्स के माध्यम से कि आप जो है अगर वहाँ पे हांगकांग में रहना चाहते हो ऑफिशियली, जो भी ताइवान के ऑफिशियल्स हैं, तो आपको वन चाइना डॉक्यूमेंट पे साइन करना होगा। कहने का मतलब आपको ताइवान को चाइना का ही हिस्सा मांगना होगा। तो ये बात बनाई जा रही है। अब अगली न्यूज़ है आपकी इकोनॉमिक क्षेत्र से। एयर ट्रैफिक प्लंजेस टू 16.5% ऑफ जून 2019 DGCA। तो जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने बताया है कि जो वायु विमानों की संख्या है, जो ट्रैफिक है, लगभग 16.5% रह गई। यानी कि पिछले वर्ष अगर 100 विमान जा रहे थे तो अभी केवल 16 विमान ही चल रहे हैं। तो काफ़ी एयरलाइंस की ट्रैफिक काफ़ी गिरी हुई है, ये बात बताई जा रही है। अगली न्यूज़, जाइडस कैडिला प्लान्स टू कंप्लीट वायरस वैक्सीन ट्रायल्स बाई मार्च। तो जो इंडियन की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जाइडस कैडिला, वो एक कोविड-19 के लिए वैक्सीन बना रही है, जाई कोविड इसका नाम है। तो इसका फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल्स भी स्टार्ट कर दिया है इसने। तो ये बताया है कि अभी ये ट्रायल जो होंगे ये लगभग मार्च तक पूर्ण हो जाएंगे, जिसके बाद वैक्सीन अगर सफल होती है तो मार्केट में आ सकती है। तो ये थी इससे संबंधित न्यूज़। अगली न्यूज़ है FMCG सेल्स इन जून एट प्री कोविड-19 लेवल्स नीलसन। तो नीलसन एक एजेंसी है, इसने बताया है कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर सेल्स हैं, कंज्यूमर गुड सेल्स हैं, ये जून में जो कोविड-19 स्थिति के पहले जो स्थिति थी उसी पुरानी स्थिति पर आ गई हैं। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या हम जानते हैं? ऐसे उपभोग के वस्तु जो काफ़ी तेज़ी से गति करते हैं। तेज़ी से गति का मतलब जैसे जो डेली यूज़ करते हैं, जो मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग जो भी है, मतलब दिनचर्या के अभिन्न अंग होते हैं। जैसे चाय, चीनी हो गया, नमक हो गया, आपका दाल, चावल, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, यानी जो भी आप इन जो है किराने की दुकानों में देखते हैं, इन सभी को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो अभी बताया गया है कि ये जो कोविड के पहले जितनी बिक्री थी उसकी बिक्री पुरानी वापस आ गई है। अगली न्यूज़ एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, ZEE5 हो गया, ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि इनका क्या फ्यूचर है। तो जो नेटफ्लिक्स की इंडिया की जो वाइस प्रेसिडेंट है मोनिका शेरगिल, उनका एक इंटरव्यू छपा है, इसमें बताया जा रहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं कैसे अब जो है उसमें उसके यूज़ में उसके जो प्रति दर्शकों का रुख बदल रहा है। जैसे कि अभी लॉकडाउन है, सारे सिनेमा हॉल्स बंद हैं, तो अभी मूवीज़ काफ़ी जो है OTT प्लेटफॉर्म्स पर सीधे रिलीज़ हो रही हैं। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि कैसे दर्शकों की डिमांड बढ़ रही है, चॉइस बदल रही है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं वो सीधे जो है OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी मूवी रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये हमने आज के न्यूज़पेपर संबंधी सभी न्यूज़ को देखा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्वेश्चंस हमारे हैं, UNSC 1267 कमेटी किससे संबंधित है? आतंकवाद संबंधी प्रतिबंध, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता, ईरान पर परमाणु प्रतिबंध, या इनमें से कोई नहीं। अगली न्यूज़ है, अगला क्वेश्चन है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? UNDP, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इकोसॉक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में से एक है। यह UN के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों का समन्वय करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये थी हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।